आज हम लोग नया लेसन शुरू करने चल रहे हैं और लास्ट लेसन हम लोगों का है केमिस्ट्री का, क्लास 12th केमिस्ट्री, जैव अणु। लेसन कौन सा है? जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। हम लोगों का ये लास्ट लेसन एकदम, इस लेसन से 8 नंबर का आएगा बोर्ड में। कौन कौन सी टॉपिक आएगी एकदम क्लियर है, पढ़ते बताते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए जैव अणु में। तो जैव अणु में हेडिंग भी रहेगी, मेन हेडिंग पहले जा लेंगे, जैव अणु। जैव अणु वे, देखो जैव अणु किसे कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, सीधे सीधे बात, वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का क्या करते हैं? आधार बनते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनते हैं और जीवित प्राणियों को वृद्धि और पोषण में सहायता करते हैं। एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। वे सूक्ष्म जीवाणु भी कर सकते हैं, वे सूक्ष्म जीवाणु या वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का क्या बने? आधार बने। वे सूक्ष्म जीवाणु जो जीवन का आधार बनते हैं तथा उनके पोषण में और उनकी वृद्धि में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमें जैव अणु कह देते हैं। सीधी सीधी भाषा में यही कहा जाता है। और जैव अणु मानव शरीर के जीवित प्राणियों के लिए कुछ आवश्यक जैव अणु कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है आदि। ये सभी जैव अणु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, मरे हुए प्राणी के लिए नहीं। किसके लिए? जीवित, वो पेड़ पौधे या फिर कोई जंतु या मनुष्य क्यों ना हो, जीने बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए? कुछ कार्बनिक यौगिक चाहिए और उन्हीं कार्बनिक यौगिकों का नाम क्या दिया गया? जैव अणु। देखो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनते हैं तथा 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 जीवित प्राणियों के लिए तथा जीवित प्राणियों के लिए जीवित प्राणियों के लिए वृद्धि व पोषण का कार्य करते हैं, तथा जीवित प्राणियों के लिए वृद्धि व पोषण का कार्य करते हैं, वृद्धि व पोषण का कार्य करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। वृद्धि व पोषण का कार्य करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। खड़ी पाई। जीवित प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक जैव अणु, जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन तथा न्यूक्लिक अम्ल, तथा न्यूक्लिक अम्ल, तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि की आवश्यकता होती है, आदि की आवश्यकता होती है, आदि की आवश्यकता होती है। हो गया बच्चा? तो जैव अणु किसे कहा जाएगा? मामला क्लियर समझ में आया? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बने, जो जीवन का क्या करे? आधार बने और जीवित प्राणियों की वृद्धि और पोषण का कार्य करता है, तो उन कार्बनिक यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। और ये जैव अणु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अनिवार्य हुआ, दूसरा नंबर हुआ वसा, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल आदि
बहुत सारे जैव अणु हैं, इनकी आवश्यकता होती है मानव शरीर को, जीवित प्राणियों के लिए, सभी को वृद्धि बढ़ने के लिए और विकास के लिए। अब इसमें हमें सबसे पहली बात जाननी होगी इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सभी जैव अणु के बारे में, एक एक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जैव अणु कौन सा हम लोगों का है? कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग लिखा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब यहीं से मेन खेल शुरू होगा। 4 नंबर का तुम्हें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा पेपर में। यह लेसन टोटल 8 नंबर का है जी। 8 नंबर में 4 नंबर बटा है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और 4 नंबर में बाकी सब आ जाएगा। प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, वसा आ जाएगा, सारा कुछ 4 नंबर में बढ़ जाएगा। तो मेन नंबर, मेन तरीके से जाना जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, क्या है? सुनो ध्यान से। कई बार इसकी परिभाषा आ गई है। तुम कहेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज आदि को, आदि कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिक है। किस श्रेणी के यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिक है। ये कार्बोहाइड्रेट मिलकर किससे बने होते हैं बच्चा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसका निर्माण इन्हीं तीनों से मिलकर हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। इनका सामान्य सूत्र बात किया जाए तो CxH2O का होल का Y होता है। CxH2O का होल का Y होता है। इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ठीक वैसे ही होता है जैसे कि जल में 2 संबंधे 1 का। जल में हाइड्रोजन कितना होता है? 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 1। ठीक उसी अनुपात में इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे C6H12O6। ठीक है ना? तो 2 संबंधे 1 के अनुपात जैसे इसमें है, 2 संबंधे 1 के अनुपात सेम ऐसे इसमें भी पाया जाता है। इसलिए इसे कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। किसका हाइड्रेट कहते हैं? कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। और कार्बन के हाइड्रेट को ही बाद में क्या कहा जाने लगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन का हाइड्रेट मतलब कार्बन का पानी। कार्बन का क्या कहेंगे? पानी। और कार्बन का पानी का मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और पानी, दिख रहा है ना? कार्बन और पानी, कार्बोहाइड्रेट। इसी को बाद में कार्बोहाइड्रेट कहा गया। फिर से परिभाषा सुना रहे हैं, सुन लो। पूरी कहानी लिखनी है अभी, है शुरुआत, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कहानी लिखते 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 चलना है। कहानी शुरू हो रही है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज आदि कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिक हैं। किस श्रेणी के यौगिक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। नींद लग रही है, जाकर मुंह धो लो। बताओ, सो रही है बैठे बैठे। वैसा जी कान इसे पकड़ के इसे सो रही है, मुंह पटक रही है। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिक हैं। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O का होल का Y होता है। ठीक है? इन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ठीक वैसे ही होता है जैसे कि जल में 2 संबंधी 1 का। इसलिए इसे कार्बन का हाइड्रेट अर्थात क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर, मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, ये कुल किसके बदौलत कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी गई एनर्जी के कारण। जैसे एनर्जी लॉस हो जाती है, आदमी थक जाता है काम करते करते, जैसे मजदूर होते हैं काम करते करते थकते तो उनको क्या दिया जाता है? भेली पानी, चीनी पानी, रस, शरबत घोल कर दिया जाता है पीने के लिए। क्यों? क्योंकि तुरंत कार्बोहाइड्रेट देता है और तुरंत एनर्जी पूरा क्या हो जाती है? वापस आ जाती है, फिर से काम स्टार्ट। लेकिन शाम को एनर्जी के रूप में कुछ अलग चलता है। ये मत करना सही, शाम को तो फिर क्यों नहीं लेते हैं? शाम को फिर अलग एनर्जी लेनी पड़ जाती है, क्योंकि फिर जब शरीर को जो थकान है उसे कंट्रोल करने के लिए दिमाग तक ना पहुंच सके, फिर 36 लिया जाता है, लेते हैं लोग। मामला समझ में आया? तो चलो परिभाषा लिखते हैं इसकी। लिखा जाए भैया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट हेडिंग हो गया। देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज आदि
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज आदि आदि कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के सदस्य हैं। कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के सदस्य हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। हो गया। इनका सामान्य सूत्र CxH2O ये H2O का कोष्टक बनकर के होल का वाई यहां पर लिखा गया CxH2O का होल का वाई होता है। जहां x y कोई पूर्ण संख्या है, जहां x और y कोई पूर्ण संख्या है, जहां x और y कोई पूर्ण संख्या। हो गया। कार्बोहाइड्रेट में उसी में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ठीक वैसे ही होता है, जैसा कि जल में दो संबंधे एक का, जैसा कि जल में दो संबंधे एक का। जैसा कि दो संबंधे एक का। इसलिए इन्हें कार्बन का हाइड्रेट, इसलिए इन्हें कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन का हाइड्रेट अर्थात क्या कहते हैं बच्चा? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन का हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हो गया। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके कामा इन्वर्टेड कामा में, कामा इन्वर्टेड कामा में। कार्बोहाइड्रेट जीवित प्राणियों को, कार्बोहाइड्रेट जीवित प्राणियों को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जीवित प्राणियों को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हो गया। मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थों में, यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थों में, यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
हो गया? किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए जी इस कार्बोहाइड्रेट में। अब पूरी कहानी है और कहानी के भांति लिखना है। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या बताओगे मुख्य कार्य? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मानव शरीर या जीवित प्राणियों को ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात जल के अनुपात 2:1 के जैसा होता है, इसलिए इसे कार्बन का हाइड्रेट अर्थात क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मामला क्लियर हुआ? अब पढ़ा जाएगा, मेन टॉपिक शुरू होगी, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा नंबर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। अभी यहां से तुम्हें 1 नंबर देखने को मिलेगा, इनमें से 1 नंबर की कोई भी हेडिंग पूछी जा सकती है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। फटाफट लिखो बच्चा। एकदम आसान परिभाषा है जी, हो गया ना? चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तो चलो पहली हेडिंग लिखा जाएगा मोनोसैकेराइड्स। अब पूछा जाएगा कि मोनोसैकेराइड्स किसे कहते हैं या क्या होता है मोनोसैकेराइड्स? लल्ला, पढ़ा जाए, जाना जाए। देखो जी, मोनो मतलब एक रहेगा, सैकेराइड्स मतलब केवल सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के एक अणु, मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराया जाए। सुनो ध्यान से, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका क्या कराया जाए? जल अपघटन कराया जाए, और वो अपने अणुओं में न टूटे या जल अपघटित न हो। सीधा सीधा कह सकते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे कैसे? जैसे ग्लूकोज, फार्मूला C6H12O6, जल में घोलेंगे या नहीं टूटेगा, जैसे का तैसा निकल जाएगा। बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला C6H12O6। सबका डायग्राम अलग अलग, संरचना अलग अलग होती है जी, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इन दोनों को पढ़ेंगे तो जानेंगे संरचना, एक संरचना के अनुसार कैसे है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज C6H12O6 ETC इत्यादि, ये सभी ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स की पहचान क्या लल्ला? C6H12O6, C6H12O6 अगर लगा है तो यह क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड्स कहलाएगा। तीनों का संरचना सेम है, संरचना फार्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन तीनों की संरचना क्या है? अलग अलग है। अभी बनाएंगे। एल्डोज कीटोज इसी में आएगा, एक एल्डोज है, एक कीटोज समूह के अंतर्गत आता है, और सबकी संरचनाएं अलग अलग बन जाती हैं। जब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ग्लूकोज का पढ़ाएंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, तो कहोगे कि क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये रहा बच्चा ग्लूकोज का फार्मूला, संरचना। अब आते हैं कि फ्रक्टोज का।
काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 12, 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। लेकिन संरचना अलग अलग है। तो अणु सूत्र देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन संरचना सूत्र दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका संरचना सूत्र अलग होगा, आगे वाले का संरचना सूत्र अलग होगा। मोनोसैकेराइड्स की पहचान क्या, पेपर में आ गया, बहुविकल्पी में दे दिया कि निम्न में से पहचानिए, बहुविकल्पी मैक्सिमम आया हुआ है कि निम्न में से मोनोसैकेराइड्स है, कैसे पहचानेंगे। जहां C6H12O6 दिख गया सीधा सीधा टिक मारो यही है, या फिर नाम दे सकता है। नाम में कौन दे सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मैक्सिमम यही नाम में पूछा जाता है। तो मोनोसैकेराइड्स कौन है, जिन्हें जल अपघटित करने पर टूटते नहीं है, वियोजित नहीं होते, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर हुई, एग्जाम्पल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखा जाए परिभाषा, देखो भैया बोले, लिखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल में घोलने पर अपघटित नहीं होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल में घोलने पर अपघटित नहीं होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल में घोलने पर अपघटित नहीं होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल में घोलने पर अपघटित नहीं होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे जैसे ग्लूकोज कोष्टक में C6H12O6, जैसे में ग्लूकोज C6H12O6 हो गया, कमा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कोष्टक में C6H12O6, C6H12O6 फ्रक्टोज हो गया, कमा गैलेक्टोज कोष्टक में C6H12O6 आदि आदि। याद रहेगा, बहुविकल्पी में आ गया। मोनोसैकेराइड्स पहचानिए तो कैसे पहचानोगे, कार्बन यदि 6 दिया गया है तो सीधा सीधा पहचान लोगे कि क्या है बच्चा, मोनोसैकेराइड्स है। कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 O6 है, यही सबसे आसान पहचान है मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है ना। अब आगे आते हैं बच्चा, अब ये जो मोनोसैकेराइड्स के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो 2 प्रकार के सर जी। कौन कौन से 2 प्रकार, देखो यहीं पर यह दोनों प्रकार लिखा गया है। दोनों प्रकार की संरचना हमने यहीं पर बना दी है, हालांकि क्लीन करके हम छोटा सा बना रहे हैं संरचना ताकि समझ में आसानी से आ सके, तुम्हें भी हमें भी। ये पूरी विस्तार से संरचना बनाए थे, अब इसी विस्तार को शॉर्ट में कर देंगे हम थोड़ा सा। मोनोसैकेराइड्स के प्रकार लिखो, मोनोसैकेराइड्स के प्रकार बोला जाए, देखो मोनोसैकेराइड्स में लगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, मोनोसैकेराइड्स में लगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, मोनोसैकेराइड्स में लगे क्रियात्मक समूह के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड्स में लगे क्रियात्मक समूह के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया बच्चा, तो पहला नंबर एल्डोज, दूसरा नंबर कीटोज, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। पहला एल्डोज दूसरा कीटोज। नाम से स्पष्ट है जी, जरा बताना। एल्डोज का मतलब बच्चा जिसमें एल्डिहाइड लगाओ, जिसमें कौन सा समूह लगाओ, चलो आ जाओ बोर्ड की तरफ देखो, वे मोनोसैकेराइड्स
जिसमें एकल बॉन्ड CHO समूह, इसी को ना एल्डिहाइड कहते हैं। वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल बॉन्ड CHO समूह लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं लल्ला? एल्डोज कहते हैं। और वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें कीटोन समूह, कीटोन मतलब ये ना, वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें कीटोन समूह लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? कीटोज कहते हैं। पेपर में आया हुआ है एल्डोज कीटोज के बारे में, पूछा गया एक एक नंबर का। एल्डोज किसे कहते हैं, कीटोज किसे कहते हैं, तो जानते रहना। मोनोसैकेराइड्स का प्रकार है वो मोनोसैकेराइड्स जिसमें एक एल्डिहाइड समूह लगे हों उसे क्या कहेंगे? एल्डोज। और जिसमें क्या लगे हो? कीटोन समूह से क्या कहा जाएगा? कीटोज। कोई समस्या किसी को है? नहीं होनी चाहिए। सर जी एग्जांपल बता दीजिए, तो एग्जांपल देख लो भैया। ग्लूकोज तो इसका साधारण सा एग्जांपल है। यह कितनी 4 बार ये रिपीट होगा, तो हमने 4 लगा दिया। CH2OH। कौन सा समूह दिख रहा है हमको भैया? CHO समूह दिख रहा है ना, यही है एल्डोज। और कीटोज की बात करें, ये ग्लूकोज हो गया हमारा, ग्लूकोज। और इसमें बात कर लें तो फ्रक्टोज की संरचना बना देते हैं। CH2OH, C द्विबॉन्ड O, CHOH का होल का थ्राइस, CH2OH। ये देखो कीटोन समूह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो इसको कहेंगे कीटोज। चलो लिखा जाए पहली हेडिंग एल्डोज, पहली हेडिंग लल्ला एल्डोज। बोला जाए, लिखो वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल बॉन्ड CHO समूह लगा होता है। वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल बॉन्ड CHO समूह लगा होता है उसे एल्डोज कहते हैं। वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल बॉन्ड CHO समूह लगा होता है, एकल बंध CHO समूह लगा होता है उसे एल्डोज कहते हैं, उसे एल्डोज कहते हैं। अरे चंडाल, ये तो हम ऐसे बनाया समझने के लिए, तुम वैसे बना ली है, पहला दूसरा लिखना चाहिए। तो हो गया, एल्डोज कहते हैं। जैसे उतार लो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो। हेडिंग लिखो कीटोज। वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें ये क्रियात्मक समूह बना ऐसे, एकल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O, ये ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्यों है बच्चा इस तरीके से? क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, तो अगर बराबर में बना दोगे तो डबल बंध दिखने लगेगा। देखो अलग अलग कार्बन लगा है ना, इस वजह से ऐसे बनाया जाएगा। एकल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O लगा हो। वे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O लगा हो उसे कीटोज कहते हैं। जैसे इसका नाम ये संरचना बना लो फ्रक्टोज की। मोनोसैकेराइड समझ में आया? तो कोई ना कोई एक सैकेराइड्स तुमको एक नंबर का पेपर में देखने के मिलेगा, कोई ना कोई एक सैकेराइड्स जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्लीन कर दे। चलो अगली हेडिंग ओलिगोसैकेराइड्स। चला जाए भैया, अगली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है वर्गीकरण में ओलिगो सैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं भैया? एकदम सिंपल सी बात सुनना जरा ध्यान से। मोनो में क्या बोला गया है कि जल में घोलने पर वह वियोजित नहीं होता, ये ना बोला गया है, तो मोनो हो गया। लेकिन इसे जल में घोलेंगे तो क्या होगा? वियोजित होगा, टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा? तो 2 से लेकर 10 तक। कितने से? 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के अणुओं में टूटे। किसके अणुओं में? मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में टूट जाए। जैसे सुनो जी, ये ग्लूकोज हुआ, अरे ग्लूकोज करें, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला सबको पता है भैया, C12H22O11 को जल में हम घोलेंगे तो सबको पता कि यह तनु
H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, घोला जाएगा, C6H12O6 बनेगा और प्लस C6H12O6, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। क्लियर करना बात को हमारे। यह ऐसा सैकराइड्स है जिसको जल में हमने घोला तो मोनोसैकराइड्स के कितने अणु में टूटा? 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। तो हमने बोला कितने से कितने तक टूटेगा? 2 से लेकर 10 तक के अणुओं में टूटेगा। तो मतलब जो 2 अणु में टूटा वह डाइसेकेराइड्स, जो 3 अणु में टूटेगा ट्राइसेकेराइड्स। ये डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, हेक्सासेकेराइड्स, हेप्टासेकेराइड्स, ऑक्टासेकेराइड्स, नोनासेकेराइड्स और डेकासेकेराइड्स। ये सारे के सारे सेकेराइड्स किस सेकेराइड्स के अंतर्गत आएंगे? ओलिगो के अंतर्गत आ जाएंगे। ओलिगो का कहने का मतलब हुआ कि डाई से लेकर डेका तक के सारे अणु में टूटने की क्रियाओं को हम क्या कह देंगे? ओलिगो। तो पेपर में 2 तरीके से ओलिगो पूछ सकता है बहुविकल्पी में, या तो नाम दे दे सीधे सीधे ओलिगो। अब बहुविकल्पी में आ गया तो दे दिया कि सुक्रोज है मोनोसैकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स। तो सुक्रोज तुमको पता है कि 2 में टूटेगा तो कह दोगे डाइसेकेराइड्स। डाई दिया तो डाई मारोगे, और डाई न देकर कह दे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है ना? ओलिगोसैकेराइड्स दे दिया, पॉलीसैकेराइड्स दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तब फिर किसको मारोगे? ओलिगो। क्योंकि ओलिगो के अंदर ही क्या था? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ओलिगो के अंतर्गत। किसी को तकलीफ है भाई ना? बातें क्लियर है? चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में टूट जाते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में टूट जाते हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। उसे ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। हो गया? अब ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं तो इन ओलिगोसैकेराइड्स के भाग भी तो हो गए ना। फिर 2 में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? डाई। 3 में टूटेगा तो क्या कहेंगे? ट्राई। 4 में टूटेगा क्या कहेंगे? टेट्रा। और 10 में टूटेगा तो क्या कहेंगे? डेका। आगे लिखो लाइन चेंज करके। यह ओलिगोसैकेराइड्स निम्न प्रकार के होते हैं। यह ओलिगोसैकेराइड्स निम्न प्रकार के होते हैं। यह ओलिगोसैकेराइड्स निम्न प्रकार के होते हैं। देखो मोनोसैकेराइड्स का जो लिखे हो ना जहां पर, वहां पे एक जगह नोट लिख लेना मोनोसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड्स की जगह पर कहीं नोट लिख लेना कि मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। ये लिख लेना मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र। मोनोसैकेराइड्स की जगह पर लिख लेना कहीं भी जगह पर, जहां पर भी बचा हो, चाहे अरे एल्डोज कीटोज के नीचे कहीं पर भी जगह बचा वहां पर लिख लेना कि मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र। ये आया हुआ पेपर में, छूट गया था, देख लो। मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र हो गया CnH2nOn। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो कितना बोला गया? मोनो ओलिगोसैकेराइड्स भागों में होता है, निम्न भागों में। तो पहला नंबर लिखा जाएगा डाइसैकेराइड्स। पहला नंबर डाइसैकेराइड। हम 2 के बारे में लिखाएंगे, मैक्सिमम 2 ही तक तुमसे पूछवा ही करेगा, उससे ऊपर का पूछेगा तो भी लिख लोगे।
डाइसेकेराइड्स किसे कहेंगे बताओ जी? डाई मतलब दो, सेकेराइड्स मतलब मोनोसेकेराइड्स के अणुओं में क्या हो जाए, टूट जाए। वे कार्बोहाइड्रेट जिसको जल अपघटित किया जाए, तो जल अपघटित कराने पर किसमें टूट जाए भैया, दो डाइसेकेराइड्स के अणुओं में क्या हो जाए, मोनोसेकेराइड्स के अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड्स कहते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन कराया हमने, तो एक ग्लूकोज और एक किसमें टूट गया, फ्रक्टोज में। अगर हम यहीं पे बात करें C12H22O11 की बात करें, सेम है, इसको माल्टोज माल्टोज कहेंगे। इसका भी जल अपघटन कराएंगे तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, तो टूट जाएगा C6H12O6 के दो अणुओं में टूटेगा, और यह केवल और केवल ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो अणु में टूटेगा। तो कितना ग्लूकोज टूट रहा है, दो। ये भी कितना अणु टूट रहा है, दो। मोनोसैकेराइड्स की पहचान क्या सर जी, C6H12O6। अगर है तो मोनोसैकेराइड्स है, अगर नहीं तो मोनोसैकेराइड्स नहीं है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। समझ में आता गई? और सभी डाइसैकेराइड्स कौन से सैकेराइड्स कहलाएंगे, ओलिगो। सभी के सभी ट्राइसैकेराइड्स किसके अंतर्गत आएंगे, ओलिगो। यानी दो से लेकर ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना डेका, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ओलिगो के अंतर्गत। क्लियर है? तो चलो लिखा जाए डाइसैकेराइड्स की परिभाषा। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के दो अणु देते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के दो अणु देते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज, माल्टोज आदि। एग्जाम्पल उतारो बच्चा फटाफट। बात किया जाए अगली हेडिंग की। माइक बंद हो गया क्या हमारा? ठीक है, अगली हेडिंग की बात करें। देखो पहले बैलेंस है कि नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूजन है अभी। तो 12 6 और 6 कितना दिख रहा है जी, 12 22 2 24, 12 दूना के 24, 11 1 12, 6 6 कितना हो गया, 12। बैलेंस है, बैलेंस की कोई चिंता मत करना। अगला नंबर अगर हम बात करें ट्राई सैकेराइड्स, मैक्सिमम तुमको यहीं तक पूछेगा, ट्राइसैकेराइड्स तक। ट्राइसैकेराइड्स किसको कह देंगे, बताओ यूरिया। ट्राइसैकेराइड्स किसको कहा जाएगा, जो तीन मोनोसैकेराइड्स के रूप में टूट जाए, सीधा सीधा ना। जैसे अगर बात करें तो C18H32O16, अगर इसका जल अपघटन कराएंगे 2H2O के साथ, देखो भैया तनु H2SO4 रेफिनोज इसका नाम है। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे, अब देखो पेपर में दिया गया है, इधर सुनो सर जी। अगर ये आप तो बता दे रहे हैं ट्राई है, मान लेते पेंटा वाला आ गया, तो हम कैसे पहचानेंगे पेपर में कि पेंटा सैकेराइड्स है, कार्बन 5 को रहेगा। 6 का मल्टीप्लीकेशन निकालोगे, कार्बन को 6 से क्या करोगे, भाग दोगे, और जितनी बार में भाग जाएगा वो उतना सैकेराइड्स कहलाएगा। कितनी बार में भाग जाएगा, 6 से 2 बार, तो डाई। 6 तिया 18, तो ट्राई। 4 बार जाएगा, 6 चौके 24, तो टेट्रासैकेराइड्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखकर भूल जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सूत्र देखकर अगर पहचानने की बात आ गई कि कौन सा सैकेराइड्स है, ओलिगो, तो पहले अगर बड़ा दिख गया तो सीधे से ओलिगो मिल गया तो ओलिगो को मार दोगे। मान लेते ओलिगो नहीं दिया, तब क्या करोगे, ओलिगो नहीं दिया है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा ऐसे नाम में दिया, तब कैसे मारोगे, ठीक,
तब इसको 6 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो मान आएगा 6 बचा, तो हेप्टासेकेराइड्स। नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो वो इसे ताकरी लेके पूछने, हम पूछेंगे तब नहीं समझ में आ रहा है तो ना अपने से नहीं पूछ सकते हैं सब। अरे चंडाल, ये मोनोसेकेराइड्स है ना, पहचान लिए। अब मोनो में कार्बन कितना दिख रहा है? 6, ये तय है। अब सभी में कार्बन का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 2 बार है तो डाई, 6 दूना के 12, 3 बार है तो 6 18, ट्राइसेकेराइड्स हो रहा है। और 24 अगर लग गया तो टेट्रा, C24 आगे या और वो कितना मत भूल जाओ। अगर यही 24 के बजाय 30 हो जाए तो 6 पंजे 30, यानी पेंटासेकेराइड्स है। अब पेंटासेकेराइड्स किस सेकेराइड्स के अंतर्गत आएगा? ओलिगो। ओलिगो दिया तो ओलिगो आंख बंद करके बड़ा मिल गया। अगर बड़ा सूत्र दिख रहा है सीधा सीधा वो ओलिगो है। अगर ओलिगो नहीं दिया, डाई टाई टेट्रा पेंटा हेप्सा दिया, तब हमें भाग देने की जरूरत पड़ेगी। कहने का आशय ये है, मोनो तो सीधे सीधे पहचान जाओगे, डाई भी सीधा सीधा देखकर पहचान जाओगे। मोनो डाई आंख बंद करके, पॉली भी आंख बंद करके पहचान जाओगे। मोनो डाई या पॉली आंख बंद करके पहचाने, लेकिन ट्राई टेट्रा पेंसा हेप्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका 6 से भाग देने के बाद पता चलेगा। तो इस सेकेराइड्स का जब अपघटन कराएंगे तो ये 3 अणुओं में टूट जाएगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। मोनोसेकेराइड्स के कितने अणुओं में टूट गया भैया? 3 अणुओं में। देख लो 6 18, 6 6 6 18 है, 32 और 4 36, 5 24 भारतीय 36, ठीक है ना। 6 छूट गया क्या इसमें का? 6 और 6 16 16 2 18, 6 6 12 36 18। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर 3 मोनोसेकेराइड्स में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं। हो जाएगी परिभाषा, फिर से सुन लो। वे कार्बोहाइड्रेट्स, लिख लो, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड्स के 3 अणुओं में टूट जाते हैं, उसे ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं। परिभाषा लिखकर एग्जांपल लिख लो। अब आएगी पॉली की बारी। पॉलीसेकेराइड्स अगली हेडिंग है बच्चा, तीसरी हेडिंग कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में पॉली सेकेराइड्स। कहां उसको मार रहे हो तुम लोग? एक तो बेचारी जब उसका जब तन को दबा दो उसका प्राण उड़ जाएगा, प्राण पखेरु, कमजोर प्राणी है वो, देखते नहीं हो। C6H10 होल का 5 का होल का n। हाँ देखो तो मजा ले, कोई प्रतिभा को ठोक कर देख ले, एक मारेगी 76 किलोमीटर दूर जाएगा। इधर आ जाते हैं भैया। ये है पॉलीसेकेराइड्स। पहचान क्या है? N। आंख बंद करके N लगा हुआ दिख गया, C6। अब ये कहा मत सोचना सही 6 तो में था, वो में 6 था, तो 6 का मतलब ये तो मोनो होना चाहिए। तो मोनो के लिए कार्बन 12 और ये 6 होना चाहिए। क्या है? क्या नहीं। यह पॉलीसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र है और सभी का यही रहेगा। N का मान 100 से लेकर भैया ऊपर तक होता है, 3000 तक, लगभग 100 से कितना 3000 तक पहुंच सकता है। यह पॉलीसेकेराइड्स है और इस पॉलीसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र है। कौन कौन से आ जाएंगे भैया इसमें? स्टार्च, स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 का होल का N, यही है। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस या सेल्यूलोस जिसको कहते हैं C6H10 होल का 5 का होल का N। ये सारे के सारे N का मान जो होगा N इज इक्वल टू 100 से लेकर 3000 तक के ऊपर भी जा सकता है। अब सोचो 100 से कितने अणुओं में टूटेगा ये, अगर 100 रख दोगे तो इसीलिए इसको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहा जाएगा? वे सेकेराइड्स जिनका जल अपघटन कराने पर, वे सेकेराइड्स जिनका जल अपघटन कराने बहुत बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्योंकि सही कैसे हमें पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होगा? रुक जाओ एग्जांपल देते हैं। जैसे स्टार्च, स्टार्च का मतलब देखो, स्टार्च तो इस समय देख रहे होगे जी, नया नया चावल का, चावल बन रहा होगा नया नया, तो माड़ निकलता है ना, वही है स्टार्च है, चावल में पाया जाने वाला स्टार्च, माड या जिसको कहा जाता है स्टार्च, रसायन की भाषा में कहते हैं हम लोग उसको। आते हैं भैया देखते हैं, ये C6H10
5 का होल का n का जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ। ये भैया जरा बताना, तनु H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। जब इसके अणुओं की संख्या निश्चित नहीं है तो क्या जल के अणुओं की संख्या निश्चित होगी? जितना गाढ़ा होगा उतना जल मिलाएंगे, और जब जल मिलाएंगे तो N N N मिलकर C6H12O6। देखो बैलेंस है कि नहीं, कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 2 12 12, ऑक्सीजन 5 और 1 6, 5 1 6 हुआ। यदि बच्चा N का मान 100 100 रखेंगे तो यहां पे कितना मिलेगा? 100 मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कितने मिलेंगे? 100। अगर यहां पे 3,000 होगा तो यहां पे कितना होगा? 3,000 मोनोसैकेराइड्स। तो एक बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हमें पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्लियर है? सीधी सी सिंपल सी परिभाषा। चलो लिखा जाए, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, ऐसे लिख दो, बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, ये इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10 होता है। ये पूरा टोटल उतार लो बच्चा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना? बाकी बातें कल की जाएंगी। एकदम गैप इस लेसन में नहीं होना चाहिए। 8 नंबर देकर एकदम आसानी से जाएगा ये लेसन तुम्हें पेपर में। और जो नहीं आ रहा उसको बोल दो कि आए कम से कम पढ़ ले, 8 नंबर ये छूट जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा।